बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम मुर्तज़ा, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम बेटा जी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर एक्चुअली हमारे पास टू टाइप्स की होती है। और पहली टाइप की मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होती है? लेट्स सपोज अगर हम एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आता है। अगर हम एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आ सकता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बेटा जी आपने याद रखना है कि एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो आंसर हमारे पास स्केलर आ सकता है या हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास वेक्टर आ सकता है। ऐसी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन जिसके अंदर हम एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर बेटा हमारे पास आ जाए स्केलर क्वांटिटी, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और आंसर में एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, ऐसे हम प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। और जो स्केलर प्रोडक्ट है इसका बेटा जो दूसरा नाम है वो हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट ऐसी मल्टीप्लिकेशन जिसके अंदर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर में मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है वो बेटा हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। अब मैं इसके फॉर्मूले मेंशन कर देता हूं, बाकी हम इसकी जो डिटेल है क्रॉस प्रोडक्ट की वो हम बाद में पढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों की। और यहाँ पे अगर इसका फार्मूला देखें तो हमारे पास क्या बनता है? लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए है, उस वेक्टर ए को मैं वेक्टर बी के साथ करता हूं डॉट प्रोडक्ट। आंसर में मेरे पास पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि ए है मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि बी है और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्यों आता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट देखें तो उसका फार्मूला कैसे बनेगा? जैसा कि एक आपको वेक्टर ए है, इसको मल्टीप्लाई करो क्रॉस में बी के साथ, तो आंसर क्या आएगा? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा और साथ इसके एक आ जाएगा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये बेटा आपके पास दो टाइप्स की मल्टीप्लिकेशन थी। एक मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, एक को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। आइए हम अब स्केलर प्रोडक्ट को आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, अगर हमारे पास उसका जो आंसर है जो उसका रिजल्ट है अगर वो मेरे पास रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आ जाता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। अगर आप इसका फार्मूला देखें, फार्मूला इसका वही सिंपल जर्नल है जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। वो हमारे पास क्या है? ए वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इंटू ए बी कॉस थीटा। बेटा आपने याद रखना है कि ये हमारे पास ए और बी जिनके ऊपर एरो लगे हुए आपस में वेक्टर है और जिनके ऊपर एरो नहीं लगे हुए ये हमारे पास आंसर में ये हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये थीटा है, ये थीटा हमारे पास एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान। और अगर मैं इसका ड्रॉ करूं मीन की ग्राफिकली तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जैसा कि मेरे पास एक वेक्टर ए इस साइड पे है और ये हमारा वेक्टर बी है, वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है वो जब मैं इसके साथ प्रोडक्ट करता हूं तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो हमारे पास एंगल थीटा है। ये इसकी हमारे पास ग्राफिकल थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन थी। बेटा जब हम स्केलर प्रोडक्ट की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन मीन के फिजिकल मीनिंग पढ़ेंगे और ये जो फिजिकल मीनिंग है बेटा ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। अब उसके लिए क्या काम करना है? उसके लिए आपने दो वेक्टर ए और बी लेने। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है
कि फॉर द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने दो वेक्टर जो ए और बी हैं उनको आपने सबसे पहले एक कॉमन ओरिजिन के ऊपर ले आना है। यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं जैसा कि बेटा मेरे पास एक वेक्टर ए है जिसकी डायरेक्शन है इस साइड पे, और दूसरा हमारे पास जो है वो वेक्टर बी है जो हमारे पास इस वेक्टर ए के साथ एक एंगल बना रहा है, एंगल थीटा। मैं यहां पे एंगल थीटा मेंशन कर देता हूं। अब मैंने यहां पे इन दो वेक्टर्स के वेक्टर का फिजिकल मीनिंग ड्रॉ करना है। तो याद रखना है आपने, जब भी हम दो वेक्टर ड्रॉ करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या बनाते हैं तो हम सबसे पहले दो वेक्टर्स को एक कॉमन ओरिजिन के ऊपर ले आते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो ऐसे लग रहा है कि दोनों एक ही हमारे पास ओरिजिन से क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट आपने काम ये करना है कि आपने ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी के हेड से आपने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, और वो जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन कहाँ पे जाके फॉल करना चाहिए, वो प्रोजेक्शन फॉल करना चाहिए हमारे पास किसके ऊपर, वेक्टर ए के ऊपर। क्योंकि सबसे पहले मैं ए डॉट बी कर रहा हूं, तो मैं अगर ए डॉट बी कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे जो बी का जो प्रोजेक्शन है वो किसके ऊपर फॉल करूंगा, ए के ऊपर। अब याद रखना है कि जब भी आप एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर फॉल करते हैं तो उस वेक्टर के हमारे पास दो कंपोनेंट बन जाते हैं। अब हमारे पास जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है वो हमारे पास उस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं बी साइन थीटा, और इस थीटा के साथ वाला जो हमारे पास इस वेक्टर का कंपोनेंट होगा वो हमारे पास एक्स कंपोनेंट होगा जिसे हम कहेंगे बी कॉस थीटा। अब वेक्टर प्रोडक्ट में, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट के फिजिकल मीनिंग में आपने क्या काम करना है, आपने वेक्टर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम वेक्टर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा और दूसरा वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे बल्कि हम दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड, हम दूसरे वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे जो हमारे पास एक ही डायरेक्शन के अंदर है। अगर आप देखें तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी जो है वो हमारा दूसरा वेक्टर है। दूसरे वेक्टर का सारा मैग्नीट्यूड हम नहीं आंसर में मेंशन करेंगे बल्कि इस दूसरे वेक्टर का जो हमारे पास ऐसा कंपोनेंट जो हमारे पहले वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर होगा उसका मैग्नीट्यूड मेंशन करेंगे। अगर आप थोड़ा सा और करें तो इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक साइन थीटा बन रहा है और एक हमारा कॉस थीटा बन रहा है। साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो हमारे उस पहले वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर है ही नहीं, तो कौन सा हमारे पास जो कंपोनेंट है वो हमारे पास पहले वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर है, वो हमारे पास बी कॉस थीटा। तो अब आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है, ए हमारे पास ऐसे वैसे का वैसे, और यहाँ हम क्या लिखेंगे बी इंटू कॉस थीटा। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा ए और बी कॉस थीटा को तो मेरे पास आंसर बनेगा ए बी कॉस थीटा। ये मैंने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बेटा जी ये आंसर आ गया ए बी कॉस थीटा। अब इसी तरह बेटा आपने यहां पे तो मैंने ए और बी को आपस में डॉट प्रोडक्ट किया, इसी तरह आपने बी को ए के साथ भी डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर हम बी को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो इसका फिजिकल मीनिंग कैसे आ सकता है, इसके फिजिकल मीनिंग के लिए आपने दोबारा वही आपने क्या करना है, आपने दो जो हमारे पास वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को आपने कॉमन ओरिजिन के ऊपर लेके आना है। ये मैंने कॉमन ओरिजिन के ऊपर लेके आया और ये दोनों जो हमारे पास वेक्टर है ये हमारे पास एक एंगल बना रहे हैं जो हमारे पास क्या है थीटा। अब मैंने वेक्टर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो पहला जो वेक्टर हमारे पास है वो उसका मैग्नीट्यूड वैसे का वैसे आ जाएगा जो कि बी है। अब जो दूसरा वेक्टर है दूसरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सारा का सारा हम नहीं लिखेंगे बल्कि हमारे पास जो दूसरा वेक्टर है जो कि ए है उसका हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। उसका जो प्रोजेक्शन है पहले वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वो हम ड्रॉ करेंगे बेटा जी दूसरे वेक्टर के ऊपर। इस केस के अंदर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है वो हमारे पास उस वेक्टर का साइन थीटा वाला होता है। तो यहाँ पे जो हमारे वेक्टर है हम वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बनेगा हमारे पास ए साइन थीटा इस वेक्टर का कंपोनेंट, और जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट होता है। तो वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या होगा ए कॉस थीटा। अब बच्चे आपने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब भी हम बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का हमने सारा मैग्नीट्यूड नहीं लिखना बल्कि
मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए, हमने जो वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। अब वेक्टर ए के तो दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक साइन थीटा वाला बन रहा है और एक कॉस थीटा वाला। तो हमने वेक्टर ए का जो हमारे पास उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मेंशन करना है जो हमारे पास बी की डायरेक्शन के अंदर होगा। तो बी की डायरेक्शन के अंदर कौन सा कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे बी वैसे का वैसे आ जाएगा और जो हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड जो हमारे बी की डायरेक्शन के अंदर है वो हमारे पास क्या है, ए कॉस थीटा। अब बेटा जी अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा। आपको याद रहना चाहिए कि बी भी मैग्नीट्यूड है, ए भी मैग्नीट्यूड है, मिकदार है, नंबर है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट एग्जांपल दूं तो मेरे पास दो लेट्स सपोज नंबर हो, एक 2 हो एक 3 हो, इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा 6। 3 को अगर मैं 2 के साथ करूं तब भी 6। और इसी तरह बच्चे अगर हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड है ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट बी नहीं, ए को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करूं ये भी मिकदार है तब भी आंसर वही आएगा, और अगर मैं बी को ए के साथ करूं तब भी आंसर वही आएगा। तो यहां पे मैं सिंपल लिख सकता हूं कि ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नीट्यूड वो बराबर है बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ए मैग्नीट्यूड। मीन कि मैं ए बी ए की जगह पे यहाँ पे जो मैं राइट कर सकता हूँ वो मैं राइट सकता हूँ ए बी भी राइट कर सकता हूँ क्योंकि ये बी ए जो है वो ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे बी डॉट ए का जो मेरे पास आंसर आया है वो हमारे पास आया है ए बी कॉस थीटा। अगर बेटा जी आपको अगर ये फिजिकल मीनिंग समझ आ गया है कि कैसे बने तो आपकी जो स्केलर प्रोडक्ट की जो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी सॉल्व हो जाएगी। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। एक चीज आपने जरूर याद रखनी है कि स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है। ये पेपर के अंदर इनमें से कोई ना कोई एक आ जाते हैं, लेकिन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता कैसे, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड राइट देयर 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन कि आपने इसकी 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिस्टिक्स है वो आपने लिखनी होती। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम डिस्कस करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो हमारे पास पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो कहते हैं कि क्या हमारे पास ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट के अंदर होल्ड करती है या नहीं करती। पहले हम प्रूव करते हैं फिर हम देखते हैं कि होल्ड करती है या नहीं करती। अब यहां पे मैं लेट्स सपोज दो वेक्टर्स लेता हूं, एक वेक्टर ए लेता हूं और दूसरा मैं लेता हूं वेक्टर बी। वेक्टर ए को मैं वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। जब मैं वेक्टर ए को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा कि हमारे पास पहले वेक्टर दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर है। अब हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको दो वेक्टर को ग्राफिकली ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मेरे पास वेक्टर ए है और ये मेरे पास वेक्टर बी है। इन दो वेक्टर को मैं करता हूं डॉट प्रोडक्ट। जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो यहां पे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वैसे का वैसे आ जाएगा, लेकिन दूसरे वेक्टर का हमारे पास मैग्नीट्यूड पूरे का पूरा नहीं आता। दूसरे वेक्टर का तो हमारे पास यहाँ पे वो कंपोनेंट आता है जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर होता है। अब वो हम कैसे फाइंड करें, उसके लिए हम दूसरे वेक्टर का यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। और बेटा जी वो जो प्रोजेक्शन है वो हम किसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, पहले वेक्टर के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखें तो थीटा के सामने वाला जो हमारे पास कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा वाला होता है। मीन कि ये जो हमारे पास बनेगा वो बी साइन थीटा बनेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये बनेगा बी साइन थीटा, और जो थीटा के साथ वाला इसका कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा बी कॉस थीटा। अब आप देखें कि हमारे पास हमने यहाँ पे लिखना था पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो हमारे पास पहले वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर हो। तो हमारे दूसरे वेक्टर का जो बी कॉस थीटा ये हमारे पास वो कंपोनेंट है जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर है। तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन भी इस साइड पे और बी कॉस थीटा भी इसी साइड पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी कॉस थीटा, और अगर मैं इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा ए बी कॉस थीटा।
इस इक्वेशन को आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 के हमें क्या बताते हैं कि ए डॉट बी करें तो उसका बेटा आपके पास आंसर क्या आता है ए बी कॉस थीटा। अब सिमिलरली बेटा हमने यहाँ पे b को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन के b डॉट a करना है, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैसे का वैसे और दूसरे वेक्टर का हम जो मैग्नीट्यूड है वो सारा का सारा हम a नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो दूसरा वेक्टर है उसका सिर्फ वो कंपोनेंट लिखेंगे जो पहले की डायरेक्शन के अंदर हो। तो पहले वेक्टर मेरे पास क्या था, b था। अब इस b का जो हमारे पास जो अगर पहला वेक्टर मेरे पास b है तो b का तो मैग्नीट्यूड मैंने सारा का सारा लिख लिया। तो दूसरे वेक्टर का मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, दूसरे वेक्टर का मैंने सिर्फ वो कंपोनेंट लिखना है जो पहले की डायरेक्शन के अंदर हो। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे वेक्टर का यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगा और वो जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास किसके ऊपर गिरेगा, वो हमारे पास दूसरे वेक्टर बी के ऊपर जाके फॉल करेगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है वो उसका हमारे पास साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है और जो थीटा के बिल्कुल साथ वाला हमारे पास कंपोनेंट होता है वो हमारे पास कॉस थीटा होता है। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, सॉरी ये हमारे पास मैं वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे थे तो ये हमारे ए साइन थीटा आएगा और ये हमारे पास ए कॉस थीटा आएगा। अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस वेक्टर का जो कौन सा प्रोजेक्शन जो है वो हमारे पास बी की डायरेक्शन के अंदर है, वो हमारे पास ए कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे ए कॉस थीटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास बी ए कॉस थीटा। और हमें पता है कि ये हमारे पास बी और ए जो है वो आपस में दोनों मैग्नीट्यूड है और अगर ये मैग्नीट्यूड है तो मैं यहाँ पे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं या बी को ए के साथ करूं तो आंसर मेरे पास क्या आता है, सेम आता है। तो इसका मतलब मैं बी ए को यहाँ पे लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा और यहाँ पे बी डॉट ए का मेरे पास आंसर क्या है, वो भी हमारे पास क्या है ए बी कॉस थीटा। अब बेटा आपने इस इक्वेशन को नाम देना है इक्वेशन नंबर 2 का, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये जो a डॉट बी है, a डॉट बी ये किसके बराबर इसका आंसर आता है b डॉट a की। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से, मतलब अगर हम पहले मैं a को b के साथ करूं या फिर b को a के साथ करूं, अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस डॉट प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। लेट्स सपोज आपके पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो, जैसा कि बेटा आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा मेरे पास वेक्टर बी है और ये दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर है और अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर है तो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो देखते हैं इनका क्या आंसर आता है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट करता हूँ ए डॉट बी, ए को मैं डॉट डॉट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि ए और बी था इंटू कॉस थीटा। परपेंडिकुलर के केस के अंदर बेटा जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ पे कॉस 90 पुट करूँ तो आप अपने कैलकुलेटर के अंदर कॉस 90 पुट करें तो देखते क्या आंसर आता है। जी बेटा कॉस 90 में पुट करूं तो मेरे पास आंसर आता है 0 और 0 को अगर मैं ए बी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं उसका आंसर क्या आता है 0, लेकिन डॉट प्रोडक्ट मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर होने चाहिए। जब भी आप दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो मैंने भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज अ 0। इसके बाद हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में चलते हैं। बेटा थर्ड प्रॉपर्टी है पैरेलल वेक्टर के केस के अंदर। लेट्स सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हों, एक वेक्टर मेरे पास ए है दूसरा मेरे पास बेटा वेक्टर बी है। इन वेक्टर के दरमियान में जो एंगल है, पैरेलल वेक्टर के दरमियान में जो एंगल होता है वो होता है हमारे पास 0 डिग्री। और अगर मैं पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूं देखते क्या आंसर आता है। वेक्टर ए वेक्टर बी, जब वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है ए बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस
थीटा, लेकिन इस केस के अंदर जो थीटा है वो मेरे पास क्या है 0 डिग्री, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos 0 बेटा जब आप पुट करेंगे तो मेरे पास कैलकुलेटर के अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा 1, और 1 को अगर मैं ए बी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आ जाता है ए बी। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे इसका आंसर बनेगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने भी यही ये मेंशन किया हुआ कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ पैरेलल वेक्टर, जब भी पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मीन कि जिन वेक्टर्स का आपने डॉट प्रोडक्ट किया है वो उन्हीं वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आता है। किस केस के अंदर, पैरेलल वेक्टर केस के अंदर। अब बेटा आपने क्या काम करना है, अब आपने एंटी पैरेलल का केस लेना है, मीन कि अगर दो वेक्टर आपके पास एंटी पैरेलल हो, जैसा कि मेरे पास वेक्टर ए है और मेरे पास दूसरा वेक्टर बी हो, लेकिन ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो। अगर ये दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं तो इनके दरमियान बेटा जी जो एंगल होगा वो हमारे पास होगा 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो मैं यहां पे इन दो वेक्टर्स का लेता हूं डॉट प्रोडक्ट, देखते हैं इनका क्या आंसर आता है। ए डॉट बी, वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मेरे पास आंसर आएगा पहला वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद दूसरे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस। आगे थीटा आना है, लेकिन थीटा की जगह पे मैं इस केस के अंदर 180 पुट करूंगा क्योंकि मेरे पास एंटी पैरेलल वेक्टर के अंदर जो थीटा होता है वो बेटा हमारे पास क्या होता है cos 180, मीन के 180 होता है। अब यहाँ पे cos 180 अगर कैलकुलेटर में आप पुट करेंगे तो वो मेरे पास क्या बनेगा, वो मेरे पास बनेगा -1, और मैं -1 को अगर ए बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है -ab। तो यहां से फिर ये प्रूव हुआ कि अगर आप दो एंटी पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हमारे पास उन्हीं वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, लेकिन नेगेटिव मैग्नीट्यूड आता है। तो यहां पर मैंने यही मेंशन किया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ एंटी पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, कि एंटी पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो उन्हीं वेक्टर के नेगेटिव प्रोडक्ट के बराबर आएगा। और अगर लेट्स सपोज जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर अगर लेट्स सपोज मैं वेक्टर ए लूं और उसी वेक्टर ए को मैं वेक्टर ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूं, मीन के वेक्टर ए जो है वो भी इसी डायरेक्शन में, एक और वेक्टर ए लेता हूं वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगा। अगर मैं वेक्टर ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूं, इसको हम कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, मीन के एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना वो सेल्फ प्रोडक्ट होता है। तो अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, मेरे पास क्या आएगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि ए था, दूसरे का मैग्नीट्यूड वो भी क्या था, वो भी ए था, इनटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये जो सेल्फ प्रोडक्ट है तो सेल्फ प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर जो है वो भी हमारे पास सेम डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें वेक्टर ए को मैंने वेक्टर ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में, तो जो दूसरा वेक्टर ए लेंगे वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो थीटा मैं पुट करूंगा वो 0 डिग्री पुट करूंगा। कॉस 0 क्या होता है आपको पता है 1 होता है, यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ और ए को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा ए का स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, ये मेरे पास ए का स्क्वायर ही बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर हम एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, मीन के सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, अगर हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर करेंगे वो हमारे पास उसी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो बेटा ये आपके पास प्रॉपर्टीज थी, लेकिन यहाँ पे आपने सेल्फ प्रोडक्ट में आपने यूनिट वेक्टर का केस भी मेंशन करना है। अगर यूनिट वेक्टर देखें तो मेरे पास 3 किस्म के बेटा यूनिट वेक्टर होते हैं। एक यूनिट वेक्टर आपके पास होता है आई, दूसरा होता है मेरे पास जे, तीसरा बेटा होता है हमारे पास के। आपको पता है मैंने आपको पीछे भी बता कर आया हूं, आई जो होता है वो हमारे पास एक्स के अलॉन्ग होता है, वाई बेटा जो होता है वो हमारे पास जे के अलॉन्ग होता है, और जो के होता है वो हमारे पास जी के अलॉन्ग होता है। मैं क्या करता हूं, मैं आई को, क्योंकि मैं यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्ट पढ़ रहा हूं तो सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना। तो मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई, इसको यूनिट वेक्टर आई के साथ क्या करता हूँ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। तो पहला वेक्टर मेरे पास आई है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा वो भी 1, दूसरा वेक्टर भी आई है इस केस में तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा। और कॉस थीटा, जहां पर भी सेल्फ प्रोडक्ट आएगा वहां पर जो थीटा आएगा वो हमेशा 0 डिग्री आएगा। मैंने यहाँ पे 0 डिग्री पुट कर दिया।
अब cos 0 क्या होता है, वो भी 1 होता है, 1 1 1। अगर मैं इन सारे 1 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो यहां से हमारे पास यही कंक्लूड निकला कि अगर एक यूनिट वेक्टर को उसी यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए डॉट प्रोडक्ट में तो आंसर 1 आता है। तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि अगर आई डॉट आई करें, आप लोग आई डॉट आई करें, उसका आंसर भी 1 आएगा, और या आप जे डॉट जे करें, उसका आंसर भी 1 आएगा, और अगर आप के डॉट के करेंगे तो उसका आंसर भी 1 आएगा। ये रिजल्ट बेटा आपने याद रखना है, क्योंकि ये रिजल्ट आपका आगे आगे यूज होगा। यहां पे हम पीछे एक चीज छोड़ गए थे परपेंडिकुलर वेक्टर में। परपेंडिकुलर वेक्टर के अंदर हमने यूनिट वेक्टर का केस पढ़ना था, वो भी हमें डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, हमें बाद में आगे हमें मुश्किल ना आए। यहां पे अगर मैं मेंशन करूं इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर में, इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर, मैं यहां पे ये डिस्कस करने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर लेता हूं। ये बेटा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, एक्स वाई, और ये बेटा क्या होता है, जी एक्सिस होता है। बेटा जो एक्स के अलावा मेरे पास यूनिट वेक्टर आता है वो हमारे पास आई आता है, जे के अलावा वाई के अलावा जो आता है वो जे आता है, और जी के अलावा क्या आता है, के। आप अगर परपेंडिकुलर वेक्टर का केस ले रहे हैं तो आप अगर आई डॉट जे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई और जो जे है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर। देखते हैं इनका क्या आंसर आता है, आई डॉट जे, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है। अगर इन दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पहला जो वेक्टर है वो आई है, और आई हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। जे भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 इंटू कॉस। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आई और जे, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और कॉस 90 क्या होता है, 0। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 कॉस 90 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने आई डॉट जे किया, मेरे पास आंसर 1 आया, सॉरी 0 आया। और इसी तरह मैं जे डॉट के करूंगा, क्योंकि इनके दरमियान भी एंगल कितना होता है, 90। ये जो हमारा के होता है वो बिल्कुल आउटवर्ड होता है, लेकिन आउटवर्ड में मैं ड्रॉ नहीं कर सकता इस तरह बाहर की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे शो करने के लिए इस साइड पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जे और जो के है इनके दरमियान भी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और जब आप जे डॉट के करेंगे तो कॉस 90 वैसे 0 होता है, और 0 को जब भी जिस भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो आप सिर्फ कंक्लूजन में ये मेंशन करेंगे कि आप आई डॉट जे लें, या आप जे डॉट के लें, या आप के डॉट आई लें। इन सारों के दरमियान एंगल 90 होता है, तो कॉस 90 0 होगा। तो इसका मतलब है इन सारों यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मेरे पास 0 आएगा। तो ये दो रिजल्ट आपने जरूर याद रखने। अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे डॉट प्रोडक्ट में तो उसका हमेशा जो आंसर है वो 0 डिग्री आता है, और 0 डिग्री नहीं सॉरी 0 आता है। और जब हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो उनका आंसर जो हमेशा वो क्या आएगा, 1 आएगा। बेटा जी हमने हमने करने इसकी 6 प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कि मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। इन कैसे करना है, इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना है, कि मीन के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से मैंने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। अब लेट कर लेता हूं मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है दूसरे वेक्टर बी है। वेक्टर ए के भी हमारे पास 3 कंपोनेंट है, एक ए एक्स आई, एक ए वाई जे, और एक ए जी के। और इस तरह हमारे पास वेक्टर बी जो है इसके भी 3 कंपोनेंट है, ए एक्स बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जी के। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, ए डॉट बी। अब मैं ए की जगह पे ए की कंपोनेंट लिख दूंगा, क्योंकि मैंने
वेक्टर ए और वेक्टर बी को डॉट प्रोडक्ट तो करना है, लेकिन किसकी मदद से करना है, कंपोनेंट की मदद से करना है। तो मैंने ए की जगह पे ए के कंपोनेंट मेंशन कर दिए, ए एक्स ए वाई ए जी, और दरमियान में डॉट, तो मैंने यहाँ पर भी डॉट मेंशन कर दिया। आगे बी था तो मैं बी के कंपोनेंट मेंशन कर दिए, ए बी एक्स बी वाई और बी जी। अब ना एक चीज आपने याद रखनी है मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी, जब भी दो ब्रैकेट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम पहली ब्रैकेट को जब दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली ब्रैकेट का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, जो फर्स्ट टर्म होगी, सबसे पहले उसको हम पिक करेंगे और पिक करके उसको दूसरी ब्रैकेट के सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय वन। फिर इस ब्रैकेट का जो दूसरा कंपोनेंट है उसको पिक करेंगे, उसको इस सारी टर्म के साथ वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास जो तीसरी टर्म है उसको पिक करेंगे और इस ब्रैकेट के सारे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पर यही काम किया, मैंने इस ब्रैकेट का जो पहला कंपोनेंट है वो उठाया और उठा के जो उसके जो हमारे पास दूसरी ब्रैकेट जो थी उसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी ये मेरा दूसरी ब्रैकेट के अंदर कंपोनेंट क्या थे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और बी जी के। इसी तरह बाकी भी मैं मेंशन कर लेता हूं जल्दी जल्दी, बी एक्स आई बी वाई जे और बी जी के। और इसी तरह हमारे पास बी एक्स आई बी वाई जे और बी जी के। मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने पहले कंपोनेंट उठाया, मतलब पहली टर्म उठाई, उसको मैंने सबसे पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर दूसरा मैंने उठाया कंपोनेंट, मैंने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया डॉट में। फिर इसका तीसरा कंपोनेंट उठाया, ये वाला ए जी के, मैंने इसको इसकी पूरी ब्रैकेट के साथ दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आपने काम ये आपने ये करना है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करना। अब अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या बनता है। ये वाला स्टेप आपने अच्छी तरह गौर से समझा है, क्योंकि इसी स्टेप से आगे चीजें आपको समझ जाएगी। अब ए एक्स को सबसे पहले मैं बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इसका जो आई है उसको मैं आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। आई एक यूनिट वेक्टर है बेटा, ये याद रखना है आपने। आई अगर मेरे पास यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे इनको अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो देख क्या बनता है। मेरे पास ये बनेगा ए एक्स इंटू ये बनेगा मेरे पास ए एक्स बी एक्स, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा आई डॉट आई। नेक्स्ट ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस ए एक्स बी वाई। फिर हमारे पास आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करो, आई डॉट जे। आगे हमारे पास ए एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बीजी के साथ, ए एक्स बीजी, इसके कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो आई डॉट के, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो पहली ब्रैकेट है वो तो हो गई सॉल्व। अब हम क्या करें, हम दूसरी ब्रैकेट को जरा सॉल्व करते हैं। दूसरी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे दरम्यान में प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस लगाता हूं। अब ए वाई को इस पूरी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना, ए वाई सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ए वाई बी एक्स, इसके कंपोनेंट जे डॉट आई। यहां पे मैं क्या लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं जे डॉट आई, ब्रैकेट में बंद कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ए वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा ए वाई बी वाई, और इसी का यूनिट वेक्टर इसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो जे डॉट जे। नेक्स्ट हमारे पास ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा ए वाई बीजी, ए वाई बीजी, और ये बनेगा जे डॉट के, जे डॉट के। और यहां पे लास्ट पे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हमारे पास थर्ड टर्म रह जाएगी। अब थर्ड टर्म को मैं जरा मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं कि थर्ड टर्म क्या बनती है। एजी को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस एजी, एजी को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा एजी बी एक्स, और फिर इसके यूनिट वेक्टर आ जाएंगे के डॉट आई, के डॉट आई। इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए जी बी एक्स, सॉरी बी वाई, ए जी, ये ए जी बी वाई, ये मैं नीचे कर लेता हूं। यहां पे मैं नीचे करूं ए जी प्लस
ए जी बी वाई, और अगर इसका मैं यूनिट वेक्टर लिखूं तो क्या बनेगा, के डॉट जे, के डॉट जे, दरमियान में यहाँ पे मैं प्लस लगाता हूँ, इसका तीसरी टर्म लिखता हूँ। तीसरी टर्म क्या बनेगी, तीसरी टर्म बनेगी हमारे पास ए जी को बी जी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ए जी बी जी, और हमारे पास ए को मैंने ए जी को बी जी के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके यूनिट वेक्टर क्या होंगे, के डॉट के। अब बेटा आपने काम ये करना है, यहाँ पे देखना ये कि हमने बहुत लेंथी हमने डेरिवेशन की है, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे देखो आई डॉट आई हम पीछे भी पढ़ के आए, जब सेम यूनिट वेक्टर होंगे डॉट प्रोडक्ट में वो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे रिप्लेस करके 1 लिख लेता हूँ। जे डॉट जे डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर की जगह पे हमारे पास क्या आता है डॉट में 0, तो यहाँ पर भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर है डॉट जे आई डॉट जे, यहाँ पर भी क्या आएगा 0, यहाँ पे सॉरी आई डॉट के आना था, मैंने यहाँ पे गलती से जे लिखा हुआ है, ये के, तो आई डॉट के क्या होता है वो भी 0 होता है। और यहाँ पे देखें जे डॉट आई है, तो जे डॉट आई क्या आएगा मेरे पास, ये भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर 0, और यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या है आई डॉट जे डॉट जे, तो जे डॉट जे क्या होता है वो सेम यूनिट वेक्टर है, तो सेम यूनिट वेक्टर क्या आता है 1, जे डॉट के ये भी हमारे पास डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, ये भी क्या आएगा 0 आएगा। और यहाँ पे देखो ये बेटा मेरे पास के डॉट आई है, ये भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर है तो ये भी 0, ये के डॉट जे ये भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर है तो ये भी 0, और के डॉट के ये हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर है तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। अब आपने याद रखना है कि जहां पे 1 होगा वहां पे हमने 1 लिख देना इस ब्रैकेट में, यहाँ पे 0 है तो ये 0 अगर इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 0 बनेगा। इसे मैं अभी सॉल्व करता जाता हूँ साथ साथ, ताकि टाइम हमारा बहुत ज्यादा पहले वेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा, अगर यहाँ पे आई डॉट आई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये बनेगा ए एक्स बी एक्स, ये 1 बन जाएगा। और यहाँ पे आगे देखो ये मेरे पास ए एक्स बी वाई, और जे डॉट जे आई डॉट जे करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 को अगर मैं ए एक्स बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो आई डॉट के 0, तो इसको अगर पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0। यहाँ पे देखिए ए वाई बी एक्स, और यहाँ पे देखो आई जे डॉट आई है, इसको अगर 0 के साथ ये हमारे पास अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 आता है, तो 0 को अगर मैं इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब इस टर्म के ऊपर आ जाते हैं, जे डॉट जे ये 1 होता है, और 1 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो देखते हैं क्या आता है, ये आता है मेरे पास, यहाँ पे पहले प्लस लिखेंगे फिर लिखेंगे ए वाई बी वाई, और यहाँ पे साथ 1 लिख देंगे। यहाँ पे देखो ए वाई बी जी और जे डॉट के करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 को अगर मैं पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सारा का सारी टर्म 0 हो जाएगी। अब ये ब्लू वाले के अंदर आ जाए ए जी बी एक्स और के डॉट आई करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी ये पूरी की पूरी 0, और ए जी बी वाई करूँगा यहाँ पे के डॉट जे ये डिफरेंट टर्म्स है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 को पूरी टर्म के साथ करूंगा तो ये भी 0। लास्ट टर्म देख रहे हैं ए जी बी जी है, तो यहाँ पे के डॉट आई है के डॉट के है, तो के डॉट के सेम यूनिट वेक्टर, तो सेम यूनिट वेक्टर का आंसर क्या आता है 1 आता है, और 1 तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए जी बी जी इंटू 1। बेटा आपने पता क्या काम करना है, ये हमारे पास जो जीरोज लगे हुए हैं ये 0 तो हमारे पास अगर मैं इन सारों के अंदर प्लस करूंगा तो ये सारा का सारा वैसे हो जाएगा, और इसका जो हमारे पास लास्ट पे आंसर बनेगा वो सिंपल ये बनेगा, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ नीचे मेरे पास जगह नहीं है, तो ये बनेगा ये ए डॉट बी तो वैसे का वैसे आ जाएगा, ये मेरे पास बनेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। ये थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन थी, इतनी मुश्किल नहीं थी, और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन मीन कि ये स्टेटमेंट लिख देता है जो मैंने लास्ट में बनी है, और वो कहता है प्रूव दैट, ये सिंपल लिख के आगे हमारे पास एग्जामिनर कहता है प्रूव दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी। इसको प्रूव करें तो प्रूव करने के लिए आपको ये डेरिवेशन करनी पड़े। मैं डेरिवेशन इतनी लेंथी इसलिए समझाइए ताकि आपको इसका जो एक एक पॉइंट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा जी। और यहाँ पे ये आपके पास पूरे के पूरा आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो गई है।
यहाँ पे आपकी जो बुक है उसके अंदर लास्ट पे एक बात लिखी हुई है कि ये जो हमारे पास वेक्टर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा ए डॉट बी के दरमियान। तो आपको पता है कि ए डॉट बी करें तो मेरे पास आंसर क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। अभी मैं काम कर रहा हूँ एंगल फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे इस साइड में मेरे पास ऑलरेडी क्या था, ए एक्स था, बी एक्स था, प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जी बी जी। अब आपने यहाँ पे देखें ये जो ए बी यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, पीछे अकेला क्या रह जाएगा, कॉस थीटा रह जाएगा। तो ये बनेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइड बाय ए बी। अब थीटा मालूम करना तो कॉस यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। तो ये बन जाएगा अकेला थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इनटू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई इंटू ए जी बी जी ब्रैकेट बंद इंटू ए बी। ये हमारे पास वो फार्मूला है जिस फार्मूले से हम जो डॉट प्रोडक्ट के दरमियान मीन के जो वेक्टर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो रहे होते हैं इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल फाइंड करने का फार्मूला। उम्मीद है बेटा आपको ये जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का पूरे पूरे लेक्चर है वो बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।